हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 जो कि हम लोग यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे 2025 वाला। ठीक है। सो आज इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड लेक्चर है। ठीक। सो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि हर एक चैप्टर से यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में आपके दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे आपके जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो आपका ये पार्ट 2 है क्वेश्चन का। यहाँ पर हम लोग इसके सारे पार्ट करने वाले हैं, का खागा जितने भी पार्ट दिए गए हैं वो सारे पार्ट एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है आपका कि स्पष्ट कीजिए कि 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। ये हमको बताना है कि ये नंबर दिया गया है और ये हमको बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। कितना है आपके पास में, कितना दे रखा है 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। तो सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दो टर्म्स है, एक टर्म सी है और एक टर्म सी है और प्लस के साथ में दोनों को जोड़ दिया गया है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग 7 को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास में क्या बचेगा, 3 इंटू 5 इंटू 1, 3 इंटू 5 इंटू 1 और प्लस 1। ठीक है ना, ये आपके पास में बचेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 3 इंटू ये हो जाएगा 15 और 15 इंटू 1 मतलब 15। तो ये हुआ 15 और प्लस 1 कितना हो गया आपके पास में 16 इजिकल टू कितना आएगा आपके पास में, ये आएगा आपके पास में 16। सो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले अब क्या करेंगे 112 के हम लोग यहाँ पर फैक्टर देख लेते हैं। तो फैक्टर्स के कितने होंगे, 2 इंटू 7। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास में 12, यानी कि जो ये आपके पास में 112 जो नंबर है वो एक्चुअल में यही नंबर है। ठीक है। अब हमने क्या किया, 112 के फैक्टर कर लिए। अब जरा ध्यान से देखिए इसके कितने फैक्टर आए, 1 2 3 4 फैक्टर आए। ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो सकते हैं, वे नंबर क्या होगा, भाज्य होगा, वे डिविजिबल होगा। ठीक। एक कोई भी अगर ऐसा नंबर है जो डिविजिबल नहीं होगा, उसका मतलब ये होगा कि वो केवल एक नंबर यानी कि 1 से और खुद से ही डिवाइड हो सकता है, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो अगर कोई भाज्य संख्या होगी तो उसका मतलब ये है कि उसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, मतलब उसके फैक्टर 2 फैक्टरों से ज्यादा होंगे। 2 फैक्टर तो वही हो गए ना, अगर कोई नंबर है तो 2 फैक्टर कौन कौन हो गए, एक तो खुद हो गया और एक 1 हो गया। तो इसके अलावा अगर कोई इसका फैक्टर है तो इसका मतलब वो डिविजिबल है, वो भाज्य है, और उसके अलावा अगर उसका कोई फैक्टर नहीं है तो वो भाज्य नहीं है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि आपके पास में 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 जो एक नंबर दिया गया था, ठीक, जो एक संख्या दी गई थी, उसको संख्या को हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमने निकाला कि आपके पास में 112 और 112 के फैक्टर करें तो कितने आए आपके पास में, यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर आए, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। सो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहना है क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये दे रखा आपका, और 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, निकालिए। ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। आपको सोल्व क्या करना है, हमको इस फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। सो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या है आपके पास में, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, ए प्लस बी और ए माइनस बी। छोटी सी एक आइडेंटिटी है अलजेब्रा की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर इस तरह से कोई फॉर्म हमको दिखाई दे रही हो तो हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों तरह से ये रिवर्सिबल हो सकता है। तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखें, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, मतलब ये इसी तरह का कोई एक टर्म्स है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको कर सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस, इसको कर सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये भी ऐसे दिखाई दे रहा है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक। सो एक फार्मूला आपके पास में और होता है जिसको एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है, जो क्या होती है आपके पास में, आपने पढ़ा होगा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ तो वहां पर पढ़ा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं सर्व समीकरण जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको पहली सर्व समीकरण जो पढ़ने को मिलती है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 में, तो क्या मिलती है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो ये इसी आइडेंटिटी का यूज, इसी सर्व समीकरण का यूज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो, 1 स्क्वायर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो आपके पास में क्या निकल के आएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो कोस को उधर लेके जाएंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब जरा एक चीज यहाँ पर समझिए आप लोग, हो क्या रहा है कि हम लोग क्या करने वाले, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखने वाले हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर रख दो। तो कितना हुआ ये, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको एक आइडेंटिटी और देखनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, अगर हम याद कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो फार्मूले ही मैथमेटिक्स की एक्चुअल में जान है। अगर फार्मूले आपको याद हो गए तो हर क्वेश्चन आप बहुत इजीली, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, बहुत छोटा सा है, इसको रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस ऊपर चला जाएगा बस, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरह से ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और स्क्वायर लगा हुआ तो हम इसको ऐसे स्क्वायर लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के लगाएंगे कोट थीटा, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, कोट थीटा का स्क्वायर, और वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, वैल्यू आएगी आपके पास में कोट स्क्वायर थीटा। अब एक चीज यहाँ पर है, तो आपको देखिए कोट थीटा की वैल्यू कितनी रखी थी, 7/8, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा ध्यान से देखिए, तो कितनी हो जाएगी आपके पास में, ये हो जाएगी कोट स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग 7/8 का होल स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी आपके पास में 49 और 64। यही आपका आंसर है। और ये किसकी वैल्यू निकल के आई, ये निकल के आई आपके पास में ये जो आपको टर्म्स दे रखा था, फैक्टर दे रखा था। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि दो घन हैं, ठीक, और उन घनों को मिला, जिस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, एक घन मैंने यहाँ पर बना रखे हैं ऑलरेडी, एक घन आपके पास में ये है और दूसरा ये है। ठीक है ना, दो क्या है, दोनों को एक दूसरे को ऊपर रख दिया गया और एक घनाभ बना दिया गया। ठीक है ना, जो आपके यहाँ पर मैंने डायग्राम दिखाया गया, ये ऊपर वाला घन आ गया और ये नीचे वाला। ठीक है ना, दोनों को मिलाने के बाद में क्या बना दिया गया, एक यहाँ पर घनाभ बना दिया गया। ठीक, सो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो घनाभ बन के आया, इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको क्या गिवन है वो देख लेते हैं। वो कह रहा है कि प्रत्येक जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 है, किसका, घन का। तो यहाँ पर क्या दिया है हमको, क्या दिया है, घन का आयतन कितना दे रखा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो कितना होता है, अगर घन के आयतन का देखें हम लोग, घन का आयतन कितना होता है, a³ तो इन दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा a क्या है यहाँ पर, यहाँ पर किसी भी घनाभ की एक कोई भी भुजा है। घनाभ कैसा होता है, जिसकी हर एक भुजा, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। जैसे क्यूब देखा होगा आपने, वो जो गेम खेलते हैं बच्चे जिसमें कलर्स होते हैं, तो इस तरह का क्यूब होता है। ठीक, जिसकी सारी साइड्स जो होती हैं कैसी होती है, इक्वल होती हैं, लंबाई, ऊंचाई और
चौड़ाई। ठीक, सो इसमें पृष्ठ कितने होते हैं, इसमें कुल 6 पृष्ठ होते हैं, एक ये नीचे वाला, 2 और एक साइड 3 4 5 और एक इधर 6। ठीक है ना, तो इस तरह से इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका आयतन देखें, अगर इसकी हम लोग भुजा ए देखें तो इसका आयतन कितना हो जाता है ए क्यू। तो यहाँ पर हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो ए क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा 64। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो a इजिकल टू हो जाएगा आपके पास में 64 का क्यूब रूट, और इसको निकालेंगे तो 64 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 4 का क्यूब, और यहाँ पर हम लोग इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 3/3 हो जाएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी की पावर भी अगर इस तरह से ध्यान से देखें हम लोग, तो अगर किसी तरह से क्यूब रूट है किसी का, तो उसको कैसे लिख सकते हैं x की पावर 1/3। तो ये 3 था और 1/3 करेंगे तो 3 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से 3 से यहाँ पर क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 4। तो इसका तो मतलब जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, a इजिकल टू जो a की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 4। ठीक है ना, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आपके पास 4 आ गई। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर जितने भी जो घनाभ दे रखे थे इसकी वैल्यू थी a, ये सारी साइड 4 थी। अब हमने जब दो घनाभों को मिला दिया गया है तो इसका मतलब ये और ये आपके पास में कितना हुआ a प्लस a, इसका मतलब ये 2a हो गया, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी यानी कि इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। इसको हम लोग यहाँ पर l दे देते हैं, इसका नाम, इसको क्या दे देंगे हम लोग l, यानी कि इसकी जो लंबाई हो जाएगी या ऊंचाई हम कह सकते हैं, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक, सो इसकी लंबाई यहाँ पर हम लोग 4 ही रहेगी और चौड़ाई भी कितनी रहेगी 4 ही रहेगी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं चीज़ें कि आपके पास में जो गिवन चीज़ें निकल के आई हैं, एल वो निकल के आया आपके पास में 8, बी ब्रेथ उसको कह सकते हैं हम लोग, वो कितना हो जाएगा 4, और इसकी चौड़ाई या एच हाइट कह सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, लंबाई नहीं हाइट का हम लोग यहाँ पर हाइट कितनी है, यहाँ पर हाइट लेंगे हम लोग h, यानी कि हाइट लेंगे यहाँ पर 8 लेंगे। ठीक है ना, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 4 ही हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी ये भी 4 हो जाएगी, और जो हाइट हो जाएगी इसकी वो 8 हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा पृष्ठीय घनाभ का इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, उसके लिए फार्मूला होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया, हम इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है ना, तो कितना होता है फार्मूला 2, देखो अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो मैं एक तरीका बता सकता हूँ, LBH लिखेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे हम लोग L इंटू बी करेंगे, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ। तो फार्मूला क्या होता है इसका 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है ना, कैसे लिखा मैंने LBH अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे LB की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये रख दिया हमने प्लस, उसके बाद में BH की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिख दिया हमने प्लस, उसके बाद में फिर HL की मल्टीप्लाई कर देंगे और ये लिख दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आसान हो जाता है याद करना। ठीक, सो चलिए इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 2, L कितना रखा हमने, L कितना रखा हमने 4 इंटू बी कितना रखा हमने 4 प्लस बी कितना रखा हमने 4 इंटू एच कितना रखा हमने 8 प्लस एच कितना रखा हमने 8 और एल कितना रखा हमने 4। तो इसको आगे हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो कितना निकल के आएगा ये इजिकल टू 2, और ब्रैकेट में ये हुआ 4 चौक 16 प्लस ये हुआ आपके पास में 32 प्लस ये हुआ आपके पास में 32, तो ये हुआ 2 और 16 16 ये 32 32 64, कितना हुआ आपके पास में ये 64 और 16 70 80, ये कितना हुआ 80। ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 मतलब 160। तो जो आपके पास में सरफेस एरिया आ गया इसका वो कितना आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ये। ठीक है ना, जो सरफेस एरिया आएगा वो कैसा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको ठीक से अगर हम लोग समझेंगे तो एक बार और इसको देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर क्या करना है, निम्न आंकड़ों का माध्य फाइंड करना है। ये आपका ठीक है क्वेश्चन है जो आपका
चैप्टर नंबर आई थिंक 13 है, ठीक है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन है। सो चलिए सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर हम लोग इसको। तो क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है आपको, यहाँ पर कुछ वर्ग अंतराल दे रखे हैं और कुछ बारंबारताएं दे रखे हैं और उसका आपको माध्य फाइंड करना है, ठीक है ना। सो चलिए वर्ग अंतराल क्या है, यहाँ पर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70 ये आपके पास में वर्ग अंतराल है। और यहाँ पर आपके पास में बारंबारता कितनी रखी है, 2, 7, 12, 15, 8 और 6, ठीक है ना। और इस सब का हम लोग सम करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 50। उसके बाद हमको क्या वैल्यू निकालनी होती है, एक्स आई वैल्यू निकालनी होती है। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे हम लोग, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो दोनों के प्लस करेंगे 30, 30 का 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई 15। उसके बाद में ये आपके पास में कितना हो गया 50 और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब आपको जोड़ने की और जोड़ने के बाद में 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख लो कितने का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो अगर 25 और 15 में देखें तो 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग 25 में 10 ऐड कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास में 35। 35 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 45। 45 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55 और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डी आई फाइंड करेंगे। डी आई कैसे फाइंड करेंगे, डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। ये ए क्या है, यहाँ पर हम लोग एक्स आई में एक ऐसा नंबर देखेंगे जो मिड में आता है, जिसको हम कल्पिक माध्य कहते हैं। यही आपके पास में ए होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज हैं आई थिंक, हाँ 6 वैल्यूज हैं। तो 6 वैल्यूज में मिड वैल्यू तो मिलेगी नहीं, तो आप क्या करेंगे उन मिड वैल्यू में से या तो आप लोग 4 मान लेंगे या 30, यानी कि एक थर्ड वाली वैल्यू या फोर्थ वाली वैल्यू हुई, आप उसको ए मान सकते हैं। तो थर्ड वाली वैल्यू ये है तो इसको चलो हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। आप 45 को मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये आपके पास में ए हो गया। तो क्या डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई ये है यानी कि 15 माइनस 35। तो कितना आपके पास में आया, ये आया आपके पास में 5, 20 माइनस का 20, ठीक है ना। कितना आया माइनस का 20। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर कर सकते हैं 25 माइनस 35। तो कितना आया -10। उसके बाद हम लोग इसी में से करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से करेंगे तो ये आएगा प्लस का 10 और ये आएगा प्लस का 20 और ये आएगा प्लस का 30, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग दिखाई दे रहा है हमको 10 का डिफरेंस। देखो -20, उसमें से 10 का डिफरेंस -10, फिर 0 हो गया, फिर 10 से बढ़ने लगा 10, 20 और 30, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग निकालेंगे यू आई। यू आई कैसे निकालेंगे, डी आई अपॉन एच। एच क्या है यहाँ पर, इन जो यहाँ पर आपके पास में जो वर्ग अंतराल है इनका जो डिफरेंस है 10 to 20, 20 to 30, इनका कितना डिफरेंस है, तो 10 का यहाँ पर डिफरेंस है और वही एच की वैल्यू है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा डी आई अपॉन एच। तो डी आई कितना था आपके पास में, डी आई था आपके पास में 20 अपॉन एच कितना था आपके पास में 10, तो कितना बचा -2। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे तो -1, 0, 1, 2 और 3, ठीक है ना। सो ये आपके पास में आया। अब क्या करेंगे हम लोग एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 ये हो जाएगा आपके पास में -4। उसके बाद में 7 करेंगे, 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 12 ये हो जाएगा 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 -4 हो जाएगा, 7 इंटू -1 -7 हो जाएगा, 12 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा, 15 इंटू 1 तो ये 15 हो जाएगा, 8 इंटू 2 ये 16 हो जाएगा और 6 इंटू 3 ये 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पर सिग्मा का मतलब, यहाँ पर क्या होता है सिग्मा का मतलब होता है जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे देखेंगे उन सबका एडिशन हमको करना है। यहाँ पर भी आपको सिग्मा का मतलब क्या होगा, जो एफ आई यू आई का जो हमने वैल्यू निकाली है उन सबको समेशन करना है, उनका सबको ऐड करना है, ठीक है ना, जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा ये जोड़ने के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं इसमें 38, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 38। पहले आप इन सबको जोड़ लेना, उसके बाद में यहाँ इसमें इसको यहाँ पर -4 -7 ये हो जाएगा 11, यहाँ पर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 38, ये था 50, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग टेबल से क्या क्या वैल्यू मिल गई यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो सारणी से हमको मिला सिग्मा एफ आई जो था आपके पास में 50, हमको मिला सिग्मा एफ आई यू आई जो था आपके पास में 38, हमको मिला यहाँ पर एच की वैल्यू मिली, ए की वैल्यू मिली। ए कितना था आपके पास में, ए हमने यहाँ पर लिया है 35 और एच की वैल्यू हमको मिली यहाँ पर, एच की वैल्यू कितनी है 10। और क्या चाहिए हमको, बस यही वैल्यूज चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य कितना होगा, माध्य का जो फार्मूला होगा
माध्य एक्स बार इजिकल टू क्या होगा फार्मूला, ये होगा आपके पास ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर रखनी है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास में 35 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आपके पास में 38 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू है आपके पास 50 और इंटू एच, एच कितना आपके पास में 10। तो इस चीज़ को आपको सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 35 प्लस, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो कितना बचा आपके पास में 38 अपॉन 5। तो ये हुआ आपके पास में 35 प्लस, इसको आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, 5 सत्ते 35 पॉइंट लगा लो, तो कितना बचा 35 के बाद में बचा 30, 5 छक्के 30, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 42, तो कितना आया ये 42.6, ये आपका माध्य आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक्स बार इजिकल टू कितना आ गया 42.6। तो इस तरह से हम लोग ये इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये स्टैटिक्स का आपका क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। सो चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और बिंदु B 3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास में एक रेखा है कोई ए बी कोई रेखा है और उसके किसी पॉइंट पर C एक बिंदु है, ठीक है ना, उसके किसी पॉइंट पर कोई निर्देशांक कोई बिंदु है -4, 6 और ये इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमको फाइंड करके बताना है, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर सी लिखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये यहाँ पर ही हो, ये यहाँ पर भी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बना के रख लिया एक्सपेक्टेड कि यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। सो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो क्या क्या आपको गिवन है, ए की वैल्यू आपको गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है -6, 10। आपको बी की वैल्यू गिवन है, ये पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ए और बी किसी भी रेखा के ये क्या है एंड पॉइंट है, और सी क्या करता है इनको कहीं पे आके विभाजित करता है। तो हमको ये देखना है कि ये किस अनुपात में इनको विभाजित करता है। तो b इजिकल टू कितना है आपके पास में 3, -8 और जो विभाजित कर रहा है पॉइंट वो कितना आपके पास में c, और इसके वैल्यू कितनी रखी है -4, 6। तो ये हमको निकालना, ठीक है ना। तो विभाजन बिंदु विभाजन किसी भी रेखा के विभाजन के लिए हमारे पास में एक फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, वो कितना है x इजिकल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से y के लिए है, मतलब x निर्देशांक के लिए और y निर्देशांक के लिए। तो कितना है आपके पास, ये इसको कह सकते हैं m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक निर्देशांक लेके सॉल्व कर सकते हैं, या तो x को लेके कर दें या y को लेके कर दें। तो मैं x को लेके कर रहा हूँ सॉल्व। तो x इजिकल टू, अब ये x कौन सा वाला है ये समझेंगे हम लोग। ये जो x है वो ये वाला x है, इसको नाम देते हैं x, y है ये, और इसको नाम देते हैं हम लोग x1 y1, और ये हो जाएगा आपके पास में x2, y2, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से यहाँ पर वैल्यू उठाने वाले हैं, x ये है x, y। तो ये जो x है वो ये वाला है, तो यहाँ से उठाएंगे हम लोग -4 इजिकल टू m2 हमको फाइंड करना है x1 कितना आपके पास में -6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -6 m2 प्लस m1 हमको फाइंड करना है, x2 कितना है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में 3 m1 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास में m1 प्लस m2। तो इसी को लेकर हम लोग सोल्व करेंगे, m1 प्लस m2 को इधर लेकर आएंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनाएगा 4m1 माइनस 4m2 इजिकल टू इधर कितना बचेगा -6m2 प्लस 3m1। तो इस सारी वैल्यूज को इधर उठा के लेकर आएंगे हम लोग, -6m2 प्लस 3m1 को इधर लेकर आएंगे तो ये इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो क्या होगा -4m1 माइनस 4m2 प्लस 6m2 माइनस 3m1 इजिकल टू 0। और यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे इसको, तो आप देखें जरा ध्यान से,
M2 वैल्यू है, M2 वैल्यू है, M1 ही है और M1 ही है, तो ये M1 कितना हो जाएगा, ये माइनस का ये माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 7 M1, और ये आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +2, है ना, +2, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में M2, और इजिकल टू क्या चल रहा है 0। ठीक, सो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि क्या बनेगा ये, तो इस 2 का अगर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -7 M1 इजिकल टू -2 M2। यहाँ पर माइनस से माइनस हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना बचेगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, M2 को इधर लेके आऊँगा, 7 को उधर लेके जाऊँगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में M1 अपॉन M2 इजिकल टू 2/7। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, M1 रेशो M2 इजिकल टू 2/7। तो इस तरह से ये 2 और 7 के अनुपात में इस रेखा को विभाजित करेगा कौन, पॉइंट सी। तो ये था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। क्वेश्चन को पहले समझ लेंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि कोई रेखाखंड है, ठीक है ना, ए बी, और उसके मिड पॉइंट पे कोई पॉइंट P है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो P है वो उसके मिड पॉइंट पर है, दोनों पॉइंटों से समदूरस्थ समान दूरी पर है। ठीक है ना, तो हमको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई में एक रिलेशन फाइंड करना है, एक इक्वेशन फाइंड करनी है, सिंपल सी एक समीकरण हमको बनानी है। ठीक है, सो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, हमने ये चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है आई थिंक। ठीक है, क्या पढ़ा है कि जब आपके दो बिंदु दे रखे हों तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो पढ़ा था d इजिकल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो ये फार्मूला था, इसी फार्मूले के बेस पर हम लोग इसको क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो दूरियां बन रही हैं, एक तो आपके पास में दूरी बनेगी d1 और एक दूरी बनेगी आपके पास में d2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको कैसे कंसिडर करेंगे हम लोग, ये देख लेते हैं। इन दोनों को सबसे पहले पकड़ेंगे, पहले इन दोनों को पकड़ेंगे फिर इन दोनों को पकड़ेंगे। ठीक है ना, तो पहले मैं इन दोनों को पकड़ने की बात करता हूं, तो ये जगह x1 y1 ले लेते हैं मैं, और इसको ले लेते हैं x2 और y2, उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। ठीक है ना, सो चलिए पहले d1 के लिए देख लेंगे हम लोग। तो d1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, d1 इजिकल टू डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रखते हैं, फार्मूला हमने लिख रखा है पहले से। तो x2 - x1, x2 कितना आपके पास में x2 - x1, x1 कितना 3, तो ये हो जाएगा आपके पास में स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना आपके पास में y, और माइनस y1 कितना आपके पास में 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और इसके पूरे का ये हो जाएगा आपके पास में स्क्वायर रूट। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास में d1। उसके बाद हम लोग देखेंगे d2 की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा वैल्यू को चेंज कर देते हैं। इन दोनों का रिलेशन हो गया, a और p का रिलेशन हो गया, हम लोग p और b के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि a और p के बीच की दूरी निकल गई। अब हम p और b के बीच की दूरी निकालेंगे, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। क्या कर देता हूँ, अब इसको मान लेता हूँ मैं x1, चलो इसको मान लेता हूँ मैं x1 y1, और इसको मान लेता हूं मैं x2 और y2। ठीक है ना, वो जैसे था मैंने बस उसको x1 y1 कर दिया है। अब इन दोनों के बीच की निकालेंगे d2। तो क्या कह रहा है आपके पास में फॉर्मूला, क्या कह रहा है, x2 - x1, तो x2 कितना है, x2 कितना है x, तो x माइनस x1 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद में फॉर्मूला क्या, y2 - y1, y2 कितना है, y2 है कितना y माइनस y1 कितना 4, तो कितना हो जाएगा आपके पास में ये 4 और इसका स्क्वायर, और इसको हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट। ये आई आपके पास में d2 की वैल्यू। ठीक है ना, चूंकि यहाँ पर आपके पास में दोनों कैसे हैं, समदूरस्थ हैं। ठीक है ना, कैसे हैं, कैसे हैं, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के लिए क्या करेंगे हम लोग, समदूरस्थ के लिए क्या करेंगे, समदूरस्थ के लिए d1 इजिकल टू d2, यानी कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंसेस होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगे। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग हाँ, इसको लिख सकते हैं हम लोग x - 3 स्क्वायर प्लस y - 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इजिकल टू इधर क्या आपके पास में x + 3 स्क्वायर प्लस y - 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, उसको लेके आएंगे तो स्क्वायर बना देगा। तो आपके पास में क्या बचेगा, आपके पास में बचेगा x - 3 स्क्वायर प्लस y - 6
स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग ए प्लस बी जो आपने आइडेंटिटी फॉर्मूला पढ़ा हुआ, ए प्लस बी का फॉर्म, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। तो ये ए एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 और माइनस 6x, उसके बाद में प्लस यहाँ पर यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 12y इजिकल टू, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, ये आपको समझ में आ रहा है ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2ab मतलब ये 2 इंटू 3 6 और b मतलब x, तो ये कितना हो गया 6x प्लस इसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस 36, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 2ab मतलब 6 दूनी 12 और y तो 12y। इस तरह से इसी तरह से इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और प्लस इसका हम लोग करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 16 माइनस 8x, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पर कर लेंगे, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको मैं इधर रख लेता हूँ, ठीक। सो आपके पास में क्या बचा ये है। तो अब सारी आइडेंटिटी को हम क्या करेंगे एक तरफ ले आते हैं, सारी आइडेंटिटी को एक तरफ लेकर आते हैं, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। अब इसको इधर लेकर आएंगे इस वाले पार्ट को, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 और माइनस ये हो जाएगा 6x और माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16 और प्लस 8x और इजिकल टू क्या बचा 0। तो अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ 9 से ये 9 कैंसिल हो गया और ये y से ये y कैंसिल हो गया और क्या बचा आपके पास में, और कुछ नहीं बचा है, बाकी को हमको सोल्व करना है, ठीक है ना। तो ये माइनस 6x ये माइनस 6x ये मिलके क्या बनाएंगे, केवल मिलके बनाएंगे माइनस 12x और क्या बचा अच्छा ये x नहीं होगा ये 4 होगा ना, ये 8y होगा, सॉरी x नहीं होगा क्योंकि y था इसमें, तो ये कितना होगा ये 8y होगा, 8y इज इक्वल टू 0। तो y वाले टर्म्स में हम लोग देख लेते हैं, x वाले तो टर्म्स हमने कर लिए, y वाले देख लेते हैं, y वाले के टर्म्स है और एक ये टर्म्स है। तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो कितना बचेगा आपके पास माइनस का 4, तो माइनस का 4y है ना, 8 अगर उसमें से जाएगा तो माइनस का 4y। उसके बाद में क्या बचा, उसके बाद में आपके पास में 36 है और इधर आपके पास में 16 है, तो यही है बस, हाँ बस यही है। तो ये कितना बचा आपके पास में, अगर ध्यान से देखें हम लोग प्लस का 20 और इजिकल टू 0। तो माइनस अगर मल्टीप्लाई करूं या 4 से और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता हूं मैं, नहीं मैं 4 को यहाँ पर माइनस को कॉमन लेता हूँ और 4 को कॉमन लेता हूँ। जरा ध्यान से देखो क्या बचेगा, -4 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा प्लस का 3x और यहाँ पर प्लस का y और यहाँ पर माइनस का 5 और इजिकल टू 0। इस -4 को इधर भेजूंगा तो ये इसको 0 बना देगा 0। तो क्या मिलेगा आपके पास में, आपको मिलेगा 3x प्लस y माइनस 5 इजिकल टू 0। तो इस तरह से हमने एक ये रिलेशन फाइंड कर लिया x और y के बीच, ठीक है ना। तो ये हमको फाइंड करना था, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग निकाल कर रख देता हूँ, इस वाली चीज़ को मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना। उसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको जब नोट्स आपको मिलें तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन 4। उसके बाद में चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट ये आपके क्वेश्चन नंबर अब 2 चल रहा था, ये क्वेश्चन नंबर जो का आया, ये क्वेश्चन आपका 3rd का आया। ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3rd के पार्ट होंगे, ठीक है ना। उसका क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है ना। मैं आपको पूरी पीडीएफ दे दूंगा, जो आपका जो मॉडल पेपर है 2025 वाला, उसका पूरा पीडीएफ दे दूंगा। आप दोनों चीज़ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना और जो आप यहाँ पर हम लोग ये कर रहे हैं पीपीटी,
वो भी डाउनलोड कर, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ की फॉर्म में आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से हम लोग दोनों चीजें डाउनलोड कर लेना, मॉडल पेपर सॉल्यूशन के नाम से और मॉडल पेपर के नाम से, ठीक है ना। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दिखात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच एक रिलेशन फाइंड करना है और उसमें उसकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक है ना। ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है वो देख लेंगे। दिया है क्या दिया है, पी एक्स इजिकल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। सबसे पहले हम इसको सीधा करके लिख लेंगे। अब जब इसको अगर हमको इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, शून्यांक फाइंड करने हैं, उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पी एक्स को किसके 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास में 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास में 18। हमको ऐसा नंबर चाहिए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 7 के, तो कितना हो जाएगा 18। अब हमको ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 18 दे और माइनस करके 7 दे। तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 2। ये कितना 18 दे रहा है और 9 माइनस 2 इजिकल टू ये कैसे दे रहा है, 7 दे रहा है। तो ये हमको यहाँ पर फिट करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 और ये हो जाएगा आपके पास में x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपके पास में 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या 3 कॉमन ले सकते हैं, 3x। तो 3x अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचा 2x और माइनस यहाँ से अगर मैं तो 3 बचा केवल, प्लस यहाँ से अगर मैं 1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो ये दोनों सेम हो तो यहाँ से मैं ये कॉमन ले सकता हूँ। तो कितना बचा 2x माइनस 3 और इजिकल टू में कितना हो जाएगा आपको उसमें 3x प्लस 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 2x माइनस 3 इजिकल टू 0 रख सकते हैं, या हम लोग 3x प्लस 1 इजिकल टू 0 रख सकते हैं। तो क्या आएगा आपके पास में 2x माइनस 3 इजिकल टू 0 अगर हमने रखा है तो 3 प्लस का हो जाएगा और x इजिकल टू कितना हो जाएगा 3/2। इसी तरह से अगर हम लोग 3x प्लस रखा है हमने तो माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा x इजिकल टू माइनस 1/3। 1 को तो लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा और 3 को उसके नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/3, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये वैल्यू निकालनी। अब ये कह सकते हैं आप लोग कि ये जो वैल्यू रहेगी इस वैल्यू को हम लोग कहेंगे अल्फा, इस वैल्यू को हम लोग कहेंगे कि ये जो वैल्यू है वो है अल्फा की वैल्यू और ये जो वैल्यू है वो है बीटा की वैल्यू, ठीक है ना। तो यदि दिए गए बहुपद के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हैं तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल। और ये मैंने आपको ये मैंने एक हमने जब चैप्टर किया था सेकंड चैप्टर बहुपद वाला तो यहाँ पर हमने बताया था जो शून्यांकों का योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, वो -b/a के बराबर होता है, जहाँ पर b जो होता है वो x का गुणांक होता है और जो a होता है वो x² के गुणांक होता है, ठीक है ना। तो -b/, यहाँ पर हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा की वैल्यू आई है आपके पास में 3/2। दोनों को हम लोग एक साथ में सोल्व कर लेते हैं तो कितनी आई है, इसको हटाओ 3/2 और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है -1/3 इजिकल टू -b की वैल्यू कितनी है वो यहाँ से देखेंगे हम लोग, x का गुणांक -7/a कितना है, a आपके पास में 6। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2
1/3 इजिकल टू माइनस माइनस प्लस और 7/6 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। तो 6 एलसीएम तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 9 और ये हो जाएगा आपके पास 2। तो 7/6 इधर चल रहा था और इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7/6 इजिकल टू 7/6। तो इस तरह से दोनों चीज़ें वैल्यू, दोनों चीज़ें बराबर आ गई। इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन हमने निकाला था सही है, सत्यता की जांच हो गई। एक चीज़ और हमको और करनी है अभी, शून्यांकों का गुणनफल और करना है, ठीक है ना। तो शून्यांक गुणनफल कैसे करेंगे, आपको मैंने पढ़ा था कि अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है C/A। C यहाँ पर क्या है, एक अचर पद है और A क्या है, A है x² के गुणांक। तो ये भी हम लोग निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 इजिकल टू सी कितना, जरा ध्यान से देखो, सी आपके पास में -3, तो -3/A कितना आपके पास में 6। तो ये हो जाएगा -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और माइनस आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास में 6। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो -3/6। इसको आप यहाँ पर कट भी कर सकते हैं, 3×3 और ये हो जाएगा 3×6 तो 1/2 सॉरी, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 1/2 माइनस का। तो इस तरह से यहाँ पर भी दोनों चीज़ एक दूसरे के बराबर हो गई, मतलब सत्यता की जांच हो गई, ठीक है ना। तो ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा था। इसको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा आप लोग इसको बैक करके देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का नहीं 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देखें और रिपीट करें। अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का वर्ग, तो हम यहाँ पर दो संख्या दे रखे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माना पहली संख्या, माना बड़ी संख्या, ऐसे मानते हैं, माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या x, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, y है, ठीक है ना। और दोनों का वर्गों का अंतर यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग। प्रश्नानुसार अगर देखें तो वर्गों का अंतर कितना हो रहा है, वर्गों का अंतर हो रहा है x² माइनस y² इजिकल टू 180। कितना हो रहा है, x² माइनस y² इजिकल टू 180। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों के दोनों को वर्ग करेंगे और उनका अंतर कर देंगे। अब चूंकि आपके पास में x बड़ी मानी है तो x में से हम लोग y को माइनस करेंगे, y² को माइनस करेंगे, तो इसलिए x² माइनस y² कितना हो गया 180। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में क्या कह रहे हैं हम, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग यानी कि छोटी संख्या का वर्ग y² का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या 8 है तो 8x, ठीक है ना। कितना हो गया 8x। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां पर देखेंगे, क्या देखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या मिलेगा हमको, y की वैल्यू सिंपली यहां रख दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना हो जाएगा, x² माइनस y की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 8x और इजिकल टू 180। y² की पूरी वैल्यू कितनी है 8x, तो 8x हमने 180 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 180 इजिकल टू 0। अब क्या करना है, 180 के फैक्टर करने हैं और देखना है क्या आता है। तो 180 के फैक्टर हमको करने के बाद हमको ये देखना है कि मल्टीपल करके हमारे पास में 180 आना चाहिए और माइनस करने के बाद में आपके पास में 8 आना चाहिए। तो एक नंबर ऐसा है कि 8 इंटू अगर हम लोग 10 करेंगे तो 180 आ जाएगा और 18 में से अगर हम लोग 10 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये नंबर मिल गया हमको। तो कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा आपके पास में 8 माइनस 10x माइनस 180 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपके पास में x² माइनस ये हो जाएगा 18x और माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास में प्लस और कितना हो जाएगा 10x और माइनस 180 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग इसको x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो x कॉमन लेंगे
यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा आपके पास में, x माइनस 18 और प्लस यहाँ से हम लोग 10 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस यहाँ पर भी कितना बचेगा 18 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैसे होंगी, कॉमन होगा तो यहाँ से कॉमन निकाल लो। तो x माइनस 18 को अगर हम यहाँ से कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे या इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ये हुआ 18 और x इज इक्वल टू ये हुआ माइनस 10। ठीक, सो अब क्या, अब जब ध्यान से देखिए तो अगर हम लोग x को, तो यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं केस फर्स्ट, जब x इज इक्वल टू 18 होगा तो y, यहाँ से ये वैल्यू उठाएंगे हम लोग ये वाली, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 18 इंटू 8 इंटू 18। तो ये जो वैल्यू आएगी निकल के ये आएगी 144, जो कि ट्रू है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और ये 12 का होल स्क्वायर होता है, यानी कि y इज इक्वल टू अगर हम लोग करें तो 144 का स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू प्लस माइनस में यहाँ पर ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग अगर केस 2 लगाएं, केस सेकंड क्या है, x इक्वल टू माइनस 10 है। तो यहाँ पर हम लोग y देखें तो y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू कितना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 8x। तो अगर हम लोग 8 इंटू एक्स की वैल्यू लगाएं माइनस 10 तो इज इक्वल टू कितना है ये माइनस 180, जो कि y स्क्वायर की वैल्यू माइनस 180 नहीं हो सकती। तो ये केस यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से आपके पास में यहाँ पर 2 नंबर हमको मिल गए, यहाँ पर हमको 2 नंबर मिल गए। यहाँ से एक तो मिला आपके पास में 12, एक तो आपके पास में मिला 12 और एक मिला आपके -12। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या हमको मिल सकता है, हमको अगर एक्स वाई देखें हम लोग दोनों ये वाले एक्स वाई देखें तो एक एक्स हो सकता है आपके पास, एक एक्स हो सकता है 18 और दूसरा वाई हो सकता है 12, और एक एक्स हो सकता है 18 और दूसरा वाई हो सकता है -12। तो इस तरह से ये आपके आंसर हो सकते हैं। ठीक है ना। सो ये था क्वेश्चन खा, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इसको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लेना बैक करके। ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है लेकिन देख लेना। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है ना। ये यहाँ पर मैंने एक वृत्त बनाया है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ लिया तो सॉल्यूशन इजी हो जाता है और हम लोग उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन हमको क्या ही समझ में आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है क्या कह रहा है और उसके हिसाब से हम लोग डायग्राम को ड्रा करना, फिर देखना हम क्या करना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची, किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। ठीक है ना। रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस पे समांतर रेखाएं खींची गई हैं PQ और RS, जो कि उसके व्यास को स्पर्श करती हुई जा रही हैं पॉइंट A पर और पॉइंट B पर। तो यहाँ पर एक वृत्त जिसका केंद्र O है, रेखा PQ बिंदु A, जरा ध्यान से देखो, रेखा PQ बिंदु A तथा RS बिंदु B को स्पर्श करती है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है। ठीक है ना। क्या होती है, लंब होती है। जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब आपके पास में क्या हो सकता है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब लंब हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि AO, जो AO है वो लंब है किस पर, PQ पर। ठीक है ना। जो AO है वो लंब है किस पर, PQ पर। ठीक है। जब PQ पर लंब है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल OAQ इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जरा ध्यान से देखो, BAQ कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, BAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री। ठीक है ना। अब बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगी आपके पास में, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, बल्कि एंगल इसको फर्स्ट कह दो। उसके बाद हम देखेंगे इसी प्रकार क्या होगा आपके पास में कि OB RS पर लंब है। क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे, OB लंब है किस पर, RS पर। किस पर लंब है, RS पर। जब RS पर लंब है तो O, जरा ध्यान से देखो, एंगल
ये जो ओ बी है वो आर एस पर लंब है। जरा ध्यान से देखें आप लोग। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, इसको हम ले सकते हैं ओ बी, ओ बी, जरा ध्यान से देखो, ओ बी, ये एंगल यहां से ले सकते हैं हम लोग, ओ बी एस। तो कितना हो जाएगा, ओ बी एस इजिकल टू, ओ बी एच इजिकल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं ए बी एस, जैसे हमने ये वाला लिखा था उसमें क्या लिखा था बी ए क्यू, ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी एस। तो ए कैसे लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं ए बी एस इजिकल टू कितना लिखते हैं हम लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको दिखाई दे रही है कि आपके पास में इसके जो एकांतर कोण है वो आपस में कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको पता है कि रूल के हम लोग जब रेखाएं पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, तो ये चीज़ पढ़ते हैं हम लोग कि यदि दो रेखाओं को एक त्रिज्या रेखा काटती है, यदि दो रेखाओं को एक त्रिज्या नहीं बल्कि यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है, क्या है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर हो तो, ठीक है ना, तो उसके एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है ना। उसके एकांतर कोण कैसे हो, बराबर हो, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आपस में बराबर हैं, इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है। अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा क्या करती है, इसको काट देती है, ठीक, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो उस वाली कंडीशन में ये दोनों जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो अतः यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः पी क्यू समांतर है आर एस के। तो यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना, हो गया क्वेश्चन। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण सिद्ध कीजिए किसी बाहरी बिंदु से, बाहरी बिंदु कौन पी है, किसी वृत्त पर, एक वृत्त हो गया आपको जिसका केंद्र वो है, पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये पी ए और पी बी हमने स्पर्श रेखाएं खींची हैं, के बीच बना कोण यानी कि ये वाला कोण, ठीक, को मिलाने वाली स्पर्श बिंदुओं को इससे हम अगर मिलाएंगे रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण है, यानी कि केंद्र पर जो आंतरिक कोण है उसका कैसा संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब ये होता है कि इन दोनों जो आमने सामने एक दूसरे के जो एंगल बने हैं, ठीक है ना, इन दोनों एंगल का जो एडिशन होगा, जो योग होगा, वो वो 180 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अगर संपूरक का मतलब ये होता है, ये संपूरक का मतलब ये होगा कि इन दोनों का यानी कि पी और ओ, यानी कि पी और ओ, इन दोनों एंगल का जो एडिशन होगा, जो योग होगा, वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी का योग कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो ये हमको प्रूफ करना है, सिंपल। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा कि एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, रेखा पी क्यू, ये थ्योरी गलत है, ठीक, तो इसको यहां पर हम लोग कट कर देंगे, इसको आपको नहीं पढ़ना, ठीक, ये मैंने पीछे से कॉपी कर दी, लेकिन यहाँ पर नेम नहीं चेंज किए मैंने, तो इसको यहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे, बल्कि आप ये देखेंगे कि जब कोई स्पर्श रेखा, हम यहाँ पर क्या होती है कि जो भी स्पर्श रेखा होती है, उस स्पर्श रेखा पर क्या होती है, त्रिज्या लंब होती है। तो जब लंब होती है तो यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, चित्र से क्या लिख सकते हैं कि जो ए ओ है वो लंब है किस पर, पी ए पर, किस पर है, पी ए पर। तब आपके पास में क्या होगा, तब क्या होगा कि जो एंगल रहेगा, क्या, कौन सा एंगल पी ए ओ, वो कितना रहेगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। इसी प्रकार ओ बी ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसी प्रकार ओ बी लंब है किस पर, पी बी पर, ओ बी किस पर लंब है, पी बी पर। तो एंगल पी बी ओ किसके बराबर हो जाएगा, ये 90 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों एंगल किसके बराबर हो गए, 90 के बराबर हो गए, ठीक है ना। ये वाला
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है। तो आपको पता है एक रूल आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है, ठीक है ना। किसी भी कोई भी यहाँ पे चतुर्भुज तो दिखाई दे रहा है, अगर ध्यान से देखें आप लोग तो पी ए ओ बी ए पी, ये पूरा क्या एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों जो भी इसके अंदर चार कोण होते हैं, चारों कोणों का योग जो होता है वो किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट लेकर हमको चलना है। तो कितना हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए प्लस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण ए को कैसे लिखेंगे, पी ए ओ प्लस कोण बी को कैसे लिखेंगे, कोण बी को लिखेंगे हम लोग पी बी ओ प्लस कोण पी को कैसे लिखेंगे, ओ पी को कैसे लिखेंगे, ए पी ओ कैसे लिखेंगे, ए पी बी प्लस ओ को कैसे लिखेंगे, एंगल ए ओ बी और किसके बराबर है ये सब 360 के बराबर है। सब किसके बराबर है, सब 360 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि पी ए ओ और बी पी बी किसके बराबर है, ये किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। ये 90 है और ये 90 है, तो ये हुआ 90 डिग्री प्लस ये हुआ 90 डिग्री प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी इजिकल टू कितना है, 360। तो ये दोनों 90 होगा, तो ये तो आपके पास में 180 होगा प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इजिकल टू कितना बचा, 360। तो ये 180 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इजिकल टू 360 माइनस 180। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इजिकल टू 180, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना। सो ये एक आसान क्वेश्चन था आपका, ये चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। सो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एक थैले में, ये आपका चैप्टर नंबर 14 से है, प्रयक्ता वाले चैप्टर से, ठीक है ना। कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यात्रजात निकाली जाती है, इसकी प्रयक्ता क्या है कि गेंद लाल है, लाल नहीं है, ठीक है ना। एक थैला है उसमें 3 लाल और 5 काली गेंदों को डाल दिया गया है, और उस थैले में से एक गेंद बिना देखे ऐसे हाथ डाल के निकाली जाती है, और ये हमको फाइंड करना है कि इसकी क्या प्रयक्ता है कि वो गेंद लाल होगी या लाल नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, दिया है, क्या दिया है आपको, लाल गेंद है, ठीक है ना। लाल गेंदें कितनी हैं, 3, और काली गेंदें कितनी हैं, 5। कुल गेंदें कितनी हैं, 8, ठीक है ना। कुल गेंदें कितनी हैं, 8। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे पहला जो आपका है, अरे भाई पहला क्या है आपका, लाल होने की प्रयक्ता। हमको सबसे पहले क्या निकालनी है, लाल होने की प्रयक्ता। तो लाल होने की प्रयक्ता निकाल लेंगे हम लोग। लाल होने की प्रयक्ता इसको हम शो करते हैं पी ई से, ठीक है ना। पी ई से देखो, 2 तरह के रिलेशन होते हैं, एक होता है पी ई, इसका मतलब होता है होना, ठीक है ना, कोई भी घटना होना, और एक होता है आपके पास में पी ई बार, इसका मतलब होता है कोई भी घटना नहीं होना, नहीं होना। और इन दोनों में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, एक रिलेशन, इन दोनों में एक रिलेशन होता है पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1। ये एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है, आगे भी इन क्वेश्चंस में काम आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, पी कितना हो जाएगा, देखो कैसे निकालेंगे पी लाल, अगर हमको लाल होने की प्रयक्ता निकालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लाल गेंदें कितनी दे रखी हैं, 3, ठीक। टोटल गेंदें कितनी हैं, लाल टोटल कितनी है, 3, और पूरे थैले में टोटल कितनी है, 8। वो उसको हम यहाँ पे नीचे रखेंगे, बस यही हो गया आंसर।
तो कितना हो जाएगा आपके पास में 3/8, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना। ऊपर हमको क्या रखना है, जो अगर लाल पूछिए हमसे तो लाल गेंदें कितनी टोटल थैले के अंदर है, तो वो 3 है, और टोटल गेंदें कितनी थैले के अंदर, वो 8 है, वो हमको नीचे रखना है। और वही आपका, अगर इसको सिंपलीफाई होता आगे तो कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद में क्या कराएंगे, लाल नहीं होने की प्रक्रिया। अब लाल नहीं होने की प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि काली हो सकती है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, काली हो सकती है। तो इस जो सेकंड वाला पार्ट है आपका, जो सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है ना, इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम ये निकाल लें कि लाल नहीं होने की प्रक्रिया, तो लाल नहीं होने की प्रक्रिया कैसे निकालेंगे, देखो मैंने क्या बताया, PE प्लस PE बार नॉट इज इक्वल टू 1। तो अगर हमको PE बार निकालना, ये क्या है, नहीं होने की प्रक्रिया, तो क्या होगा, 1 माइनस PE हो जाएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस, और PE कितना आया, 3/8। तो ये 3/8 एलसीएम लेंगे, तो 8 माइनस 3/8 आ जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/8। तो इसका मतलब ये हुआ कि PE नोट कितना आया इसका मतलब ये हुआ कि PE नोट कितना आया, 5/8। ठीक है ना। एक तरह से तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। दूसरी तरह से कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, कि अगर लाल नहीं है तो फिर कौन सी होगी, काली होगी। तो काली होने की प्रक्रिया निकाल सकते हैं यहाँ पर, काली होने की प्रक्रिया। सही है ना, बात आपको समझ में आ रही है कि अगर लाल नहीं होने की प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि वो फिर काली हो सकती है, तो काली हो सकती है। तो काली होने की प्रक्रिया क्या होगी, काली कितनी है टोटल 5, और कुल कितनी है 8। तो देखो वही सॉल्यूशन है, 5/8, 5/8। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। सो ये था प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीचे दिए गए बंटन का माध्यक। ये आपका चैप्टर नंबर 13 से एक क्वेश्चन और आ गया कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है, यदि बारंबारताओं का योग 60 है। ये जो बारंबारता आपको दे रखी है, ये वाली बारंबारता, कौन सी वाली, ये वाली, इन सबका जो योग है वो कितना है, 60 है, 60 है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, हमको फाइंड करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को कुछ इस तरह से यहाँ पर बना लेंगे, जैसे मैंने बना रखी है। वर्ग अंतराल देखा मैंने, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 40, 30, 40 और 50, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। उसके बाद में 12 मरतबा लिख लेंगे, FI 5x 20 15 y और 5, और इसका सबका एडिशन कितना है, 60 के बराबर है। सबका एडिशन कितना है इसका, 60 के बराबर है। ठीक है ना। संचयी बारंबारता यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हम लोग माध्यक निकालते हैं। जब माध्यक निकालते हैं तो उस वाली कंडीशन में हम लोग संचयी बारंबारता लिखते हैं। तो संचयी बारंबारता कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 5 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स। कैसे करेंगे हम लोग, कैसे कर रहे हैं जरा ध्यान से देखो। 5 को एज इट इज रख देंगे। 5 में हम लोग x माइनस एक्स प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। फिर 5x में हम लोग 20 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस एक्स। फिर 25 में हम लोग 15 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस एक्स। फिर 40 में हम लोग y प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस एक्स प्लस वाई। फिर हम लोग इसमें 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और इन सबका जो एडिशन उन्होंने दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइडली हमको एक चीज तो मिल गई, क्या मिली, साइडली हमको एक चीज तो मिल गई, क्या मिली, हमको मिला 45 प्लस एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, 60। इसका मतलब हुआ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45 मतलब 15। इक्वेशन नंबर हमको फर्स्ट मिल गई। 60 माइनस 45 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपके पास में, 15। तो इस तरह से हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। ठीक है ना। बाकी चीज़ हम लोग देखते हैं क्या है। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर n/2 हम क्या करेंगे, n/2 करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 60 क्या सा एक सम नंबर है, एक इवन है। जब इवन हो रहा था हम लोग क्या करते हैं, n/2 करते हैं। तो n/2 यहाँ पर करेंगे, n/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/2 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पर हम लोग देखा है कि संचयी बारंबारता में 30 किधर आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखो 30 किधर आ रहा है, 5 प्लस एक्स इधर तो आ नहीं सकता, 30, 25 प्लस एक्स और 40 प्लस एक्स में देखेंगे तो 40 प्लस, एक तो 40 खुद है और उसमें एक्स एक वैल्यू और ऐड हो रही है, तो इसका मतलब ये 40 से ऊपर जा रहा है।
25 प्लस एक्स, 25 वैल्यू में और एक एक्स वैल्यू ऐड हो रही है, इसका मतलब ये 30 के करीब हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास में अगर 30 के करीब हो सकता है तो ये वैल्यू हो गई आपके पास में संचयी वारंवारता, इसको सी एफ बोलेंगे। ये वैल्यू हो गई आपके पास में एफ की, और इसकी जो ये जो वर्ग अंतराल है इसमें जो जो निचली सीमा होती है ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में एल की। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यू निकालेंगे सारणी से, और हमको क्या मिला, सारणी से हमको मिला सी एफ, हमको मिला सी एफ कितना मिला 5 प्लस एक्स, हमको मिला एफ कितना मिला एफ 20, और हमको मिला एल, एल कितना मिला आपको 20। तो ये चीज़ हमको कहाँ रखनी है, फॉर्मूले में रखनी है। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है संचय माध्यक का, तो माध्यक इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हुआ, n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू एच प्लस एल। प्लस एल, तो ये फार्मूला रहने वाला आपका, इसमें आपको सारी वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। तो सारी चलिए रखते हैं। एल कितना आपका, एल कितना मिला आपको 20, तो ये रहा 20 प्लस ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 30 माइनस सी एफ, की वैल्यू कितनी आई है 5 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 प्लस एक्स, इसको हम माइनस में रखेंगे जो कि पहला माइनस है, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, ठीक है ना। अगर किसी वैल्यू रखने से पहले अगर माइनस होता तो उसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, अपॉन एफ, एफ कितना है यहाँ पर 20 और इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये भी कितनी है 20। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो ये रहेगा 20 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 20 और इंटू 20, है ना। एफ भी 20 एच भी 20 सब कुछ 20 कैसा आ रहा है, देखो h जो है वो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंसेस h होता है, ठीक है ना। 0 टू 10, 10 टू 20, तो h यहाँ पर कितना रहेगा, h यहाँ पर कितना रहेगा 10, h जो रहेगा वो कितना रहेगा 10, तो h जो रहेगा वो कितना रहेगा 10, ठीक है ना। सो ये है, तो यहाँ से हम लोग ये 0 से ये 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास में ये 20 प्लस यहाँ पर हम देखेंगे तो कितना बचेगा 25 माइनस एक्स, और अपॉन यहाँ पर कितना बचा आपके पास 2। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास 40 प्लस 25 माइनस एक्स अपॉन 2। अब माध्यक ये सब किसके बराबर चल रहा था, माध्यक के बराबर, और माध्यक कितना दे रखा था 28.5, तो इसको रख सकते हैं यहाँ पर कितना रख सकते हैं हम लोग, ये जो वैल्यू चल रही थी वो कितनी चल रही थी 28.5, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56-57 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 57 इज इक्वल टू 40 प्लस इसको हम ऐड कर सकते हैं, सो ये हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा ये 65, है ना। ये कितना हुआ 65, तो ये हुआ 65 माइनस एक्स, और 65 एक्स को लेके आता हूँ 15 को लेके आता हूँ, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 65 माइनस 57, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग 57 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ये 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी बची 8। तो यहाँ से हम लोग इस वाली वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, ये दे रखा आपके पास में इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन से हम लोग y निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू कितना आया 15 माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी आई है 8, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 7। तो इस तरह से हम लोग दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं x और y की, तो x की वैल्यू ये आई थी 8 और y की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। बाकी हम लोग करेंगे
ठीक। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक। सो इसको आप अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको क्या करना, दोबारा आप लोग जो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको एक बार पॉज करके देख लेना, ठीक, या बैक करके देख लेना, लेकिन समझना जरूर है हर एक क्वेश्चन को। अगर थोड़ा सा आप लोग टाइम देंगे, थोड़ा पेशेंस के साथ टाइम देंगे, ठीक है ना, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। बस आपको क्या करना, थोड़ा सा बैकअप के लिए कुछ जो छोटे छोटे फार्मूलेस होते हैं जो मैंने साइड में लिख दिए, उनको आपको लर्न कर लेना, उनको, ठीक है ना, याद कर लेना, दिमाग में डाल लेना, क्योंकि वही क्वेश्चन, वही फॉर्मूले आपको क्वेश्चन करने में सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप समझ में नहीं आता तो एक बार दोबारा देख लें, आसान क्वेश्चन है, मेहनत करेंगे तो हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी हमारे आप चैनल पर जाएंगे तो आपको वो सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें हमने चैप्टर नंबर आपका 2, चैप्टर नंबर 1 जो कवर कर लिए, ठीक है ना, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, रिवाइज करते रहिए। और इसका जो पीपीटी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका मॉडल पेपर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप सॉल्व करना आराम से घर पे बैठ के, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।